मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 100 दिन पूरे होने पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत ने $5 ट्रिलियन की मईशत की तरफ कदम बढ़ाए हैं। Which are coming, the maximum FDI which we have received, the fundamentals which are very strong, and at the same time the domestic demand is because it has not been hurt. There are sometimes issues of sentiments, and therefore I said that there will be always be some patches because the world over there is a slowdown which also impacts markets here and people behavior changes, and therefore we should not be worried too much. Government is responding with whatever actions are immediately necessary, and therefore this is a temporary phase, not a direction of a real slowdown. दिल्ली में बीजेपी के 100 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हालात काबू में हैं तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी चालू रखेगा तो आप अपने नागरिकों के हाल में कोई सुधार नहीं लाने वाले। उनको आप क्यों पेनलाइज कर रहे हो? अरे हमें मालूम है पाकिस्तान तो चालू रखेगा। पाकिस्तान कभी हटेगा पीछे? तो इसका मतलब जब तक वो साथ देगा टेररिस्ट का तब तक ईजिंग ऑफ कर्व्स नहीं होगा, तब तक टेलीकम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं होगा, तब तक इंटरनेट नॉर्मल नहीं होगा, तब गिरफ्तारी होती जाएगी, तब तक मंडियां नहीं खुलेंगी, तब तक एप्पल ऑर्चर्ड के जो सेब हैं वो नहीं बिकेंगे, तब तक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं चलेगा, तब तक लोगों को राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो टेररिस्ट का साथ देने का काम करता जाएगा। और कश्मीर में हो क्या रहा है? 2500 होटल खाली हैं, 2500 होटल खाली हैं। 15,000 सेल्समैन जो मार्केट में काम करते थे उनकी नौकरी खत्म हो गई। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बंद हैं तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लाइफ सेविंग ड्रग्स शॉर्ट सप्लाई में है, तो घर में कोई बीमार हो जाए, खास बीमारी हो, उसको लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत की रुकावट हो चुकी है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, मां बाप स्कूल भेज नहीं रहे। ये तो हालत है कश्मीर की। और डोवल साहब कहते हैं कि 92% कश्मीर नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है तो 92% कश्मीर में जो रुकावटें हैं उसको खत्म किया जाए। अगर नॉर्मल है तो इनकी नॉर्मेलिटी का हमें डेफिनेशन बता दीजिए कि नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में केमिकल धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इतलात के मुताबिक डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि पीवीआर एक्सप्रेस हाईवे के पिलर नंबर 279 के पास आज सुबह 10:40 पर यह धमाका हुआ। धमाके में जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में दाखिल कराया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने फौरी इस बात की तस्दीक नहीं की कि यह बम धमाका था या फिर केमिकल से भरा डब्बा। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। 279-280 మధ్యలో సుమారుగా 10:45 సమయంలో ఒక చిన్న బాంబు ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగిందని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది। అది ఆలీ అనే అతను ఇక్కడ ర్యాగ్ పిక్కర్ బెగ్గర్లాగా చేస్తున్నాడు। అతను
వివిధ ప్రదేశాల నుంచి చెత్త ఏరుకొని వచ్చి ఒక బ్యాగ్లో ఇక్కడ కూర్చొని అది ఓపెన్ చేసే సమయంలో ఈ ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే అతను అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఆ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మనము చూస్తున్నాము. అతనికి 2 చేతులు కూడా గాయమైనవి. అతను ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అంటే ఇది బాంబుకు సంబంధించిన ఎటువంటి కూడా లేనట్టు అనిపిస్తుంది. ఓన్లీ ఎక్కడి నుంచో అతని చెత్తలో భాగంగా కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకొచ్చినట్టుంది. ఎఫ్ఎస్ఎల్, డాగ్ స్క్వాడ్ వీళ్ళందరూ కూడా వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ కెమికల్ ఏంటిది అనేది మనం ఒక నిర్ధారణకు రావచ్చు. ఇది ప్రజలు ఎటువంటి కూడా భయాందోళనకు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది బాంబు ఎక్స్ప్లోషన్ కాదు, ఏదో కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అతను దగ్గర ఉన్నట్టున్నాడు, అతను ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చినట్టున్నాడు. అది ఏం సబ్స్టెన్స్ అనేది వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఎటువంటి భయాందోళనకు గురి కావద్దని అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रोहतक में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर हुसूलियाबियों को उजागर किया। पीएम मोदी ने कहा कि इन 100 दिनों में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। विकास के रास्ते पर चलते हुए गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा करते हुए जन विश्वास मिलता है। आज की ये सभा उस जन विश्वास को एक और मोहर लगा रही है। बीते 5 वर्ष में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा लाभ मिला है। बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। गुवाहाटी में वजीर दाखिला अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अजाम की फिक्र सिर्फ बीजेपी को है, इसलिए 70 सालों में नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए थे वो 5 बरसों में अंजाम दिए गए। अमित शाह ने बीजेपी के तरक्याती उमूर को भी गिनाया। ग्रोथ का नया इंजन नॉर्थ ईस्ट बनना चाहिए। इस दृष्टि से आज हमने आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एक दृष्टि से छोटा सा भारत ही है। जितने भी सामाजिक ग्रुप हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, इसकी संस्कृति और इसकी बोलियों को गवाकर अगर हम विकास करते हैं तो मैं मानता हूं वो विकास के कोई मायने नहीं बच जाते हैं। हमारा दायित्व है नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को एज इट इज रखे, इसकी बोलियों को, इसकी भाषा को संरक्षित करें और इसके साथ हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को हम छोड़ देते हैं, नॉर्थ ईस्ट की भाषा को, इस यहाँ के संगीत को, यहाँ के साहित्य को अगर हम पीछे छोड़कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो विकास के कोई मायने नहीं। 70 साल की आजादी में देश के पश्चिम हिस्से के अंदर बहुत विकास हुआ है और पूर्व का हिस्सा कहीं न कहीं विकास की दृष्टि से छूट गया है, पिछड़ गया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, ये हिस्से विकास की दृष्टि से पिछड़े गए। और हमारी प्रायोरिटी रहेगी, अगर हमारी सरकार बनती है तो भारत माता की दोनों भुजाएं विकसित हो। और मुझे कहते हुए आनंद है कि 2014 से 2019 का कालखंड नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्वर्णिम काल। नॉर्थ ईस्ट के 5 साल के विकास को और देश के 70 साल की आजादी के बाद के नॉर्थ ईस्ट के विकास की तुलना करें तो 5 साल का विकास कहीं आगे। मारूफ वकील रामजेठ मलानी की अब से कुछ ही देर में आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। आपको बता दें कि रामजेठ मलानी का आज दिल्ली में इंतकाल हो गया। काफी दिनों से वो अलील थे।
राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील थे। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। राम जेठमलानी को सियासी व समाजी रहनुमा खराज पेश कर रहे हैं। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राम जेठमलानी के घर पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की और अंजानी राम जेठमलानी के घर जाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अंजानी राम जेठमलानी के घर जाकर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि राम जेठमलानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बतौर वकील मशहूर थे। इनका कोई सानी नहीं था। भारत का रहने वाला हर व्यक्ति इसका कायल था और बिरले ऐसे वकील होते हैं जिनकी की ख्याति अथवा जिनके नाम से लोग गांव दूर दराज में रहने वाले लोग भी अच्छी तरह परिचित हों। तो जेठामलानी जी एक वैसे ही व्यक्तित्व थे, वैसे ही अधिवक्ता थे कि गांव में रहने वाले लोग भी जेठामलानी जी के नाम से अच्छी तरह परिचित थे। उनकी जो क्षमता है उससे भी अच्छी तरह वो वाकिफ थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी दुनिया के दूसरे देशों में जो माने जाने एडवोकेट्स रहे हैं, जब कभी भी मैंने उनसे चर्चा की है तो बराबर उन्होंने भारत में श्री राम जेठामलानी जी का नाम लिया है। उनका मैं समझता हूँ कि विधि जगत को इस कानून विधि और व्यवस्था और कानून की जो दुनिया है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज बेहद दुख है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राम जेठमलानी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राम जेठमलानी का खला अब कोई भर नहीं सकता। राम जेठमलानी बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज बेहद दुख है कि वो हम सबको छोड़ के चले गए और जो एक तरह से वैक्यूम उनके जाने से पैदा हुआ है वो किसी भी हालत में वैक्यूम भरा नहीं जा सकता। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, न केवल कानून के क्षेत्र में बल्कि वो मंत्री भी रहे, सरकार में पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव थे, समाज सेवा में बहुत एक्टिव थे और मतलब इतने गरीब लोगों के केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तारीख साज वकील राम जेठमलानी अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बबांगे दहल अपनी आवाज पहुंचाने वालों का नाम जब भी लिया जाएगा, राम जेठमलानी का नाम सर फहरिस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और साबिक मरकजी वजीर राम जेठमलानी का 95 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। इनका शुमार मुल्क के बेहतरीन वकीलों में होता था। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े केस लड़े और जीते। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के कत्ल से लेकर चारा घोटाला मामले में लालू यादव का केस तक राम जेठमलानी लड़ चुके हैं। पार्लियामेंट पर हमला, अफजल गुरु, सराबुद्दीन इनकाउंटर केस, हाजी मस्तान केस, हवाला स्कैम, 2G स्कैम और मुतअद्दिद बड़े केसेस राम जेठमलानी लड़ चुके हैं। 14 सितंबर 1923 को पाकिस्तान के शिकारपुर में पैदा हुए। राम जेठमलानी ने 17 साल की उम्र में ही वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी। 18 वर्ष की उम्र में वकालत की प्रैक्टिस की इजाजत दी गई, जबकि वकालत के प्रैक्टिस की उम्र कानूनन 21 साल की थी। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर कानून रविशंकर प्रसाद और दीगर लीडरान ने राम जेठमलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। राम जेठमलानी तो नहीं रहे, लेकिन जब भी बेबाकी, हिम्मत और सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज को बबांगे दहल उठाने वालों का नाम आएगा, राम जेठमलानी का नाम सर फहरिस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चंद्रयान 2 के लैंडर से राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसरो ने अपने बयान में कहा कि ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम का पता चल गया है और वो विक्रम से राब्ता दोबारा पैदा किया जा सकता है।
इसरो के चेयरमैन और चंद्रयान 2 मिशन के चीफ के सिवन के मुताबिक ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की बहुत वाज़ेह तस्वीर ली है। चंद्रयान मिशन की बाज़ार नाकामी के बावजूद समाज के हर तबके पर इस मिशन ने अपना गहरा असर डाला है। इलाहाबाद से ताल्लुक रखने वाले हिंदी उर्दू के नौजवान शायर शैलेश गौतम की चंद्रयान पर लिखी गई ताज़ा तरीन नज्म सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हो रही है। शैलेश गौतम ने अपनी नज्म में चंद्रयान मिशन को हिंदुस्तानी खलाई साइंस में एक संगमील करार देते हुए इसरो के साइंसदानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश की। उन्होंने अपनी नज्म के जरिए पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया है कि वो दिन जल्द आएगा जब चंद्रयान के कदम चांद की सरजमीन पर पड़ेंगे। पता था चांद मेरे तू नखरे जरा दिखाएगा, हमें पता था चांद मेरे तू नखरे जरा दिखाएगा, इतनी जल्दी इतनी आसानी से हाथ ना आएगा। हमें पता था चांद मेरे तू नखरे जरा दिखाएगा, इतनी जल्दी इतनी आसानी से हाथ ना आएगा। याद मगर रख इस भारत को कोई रोक ना पाएगा, याद मगर रख इस भारत को कोई रोक ना पाएगा। अभी बहुत आगे है जाना, हार जीत बेमानी है। चांद मेरे सुन पार चांद के, चांद मेरे सुन पार चांद के जाने की अब ठानी है। और बड़े हौसले के साथ, चांद मेरे सुन पार चांद के जाने की अब ठानी है। आंसू नहीं तपस्या वाले मोती बाहर आए हैं, आंसू नहीं तपस्या वाले मोती बाहर आए हैं। ऊंचे ऊंचे नए ख्वाब के बादल फिर लहराए हैं, ऊंचे ऊंचे नए ख्वाब के बादल फिर लहराए हैं। ये भारत है सदा चुनौती नई नई ये लेता है, जटिल प्रश्न हो चाहे जितने उत्तर जग को देता है। बिहार के बक्सर में जिस दारोगा साहब ने एक शख्स को ट्रैफिक निजाम की खिलाफवर्जी करते हुए पकड़ा था और जुर्माना आयद किया था, उसी शख्स ने दूसरे दिन दारोगा को खुद ट्रैफिक निजाम की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ लिया। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बक्सर में कमल कुमार को 11,000 का जुर्माना अदा करना पड़ा था। दूसरे दिन दारोगा रोशन कुमार ट्रैफिक निजाम की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। कमल कुमार ने वजह पूछी तो दारोगा भड़क गए और हाथापाई तक की नौबत आ गई। दारोगा को टोकने पर कमल कुमार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और पुलिस उन्हें थाने ले गई। बाद में मामला बिगड़ते देख एसपी ने दारोगा को मुअत्तल कर दिया। पटना में नया ट्रैफिक रूल लागू होने के बाद गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी है। बाइक और कार मालिकान ट्रैफिक रूल को फॉलो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑटो वाले खुलेआम ट्रैफिक रूल की अनदेखी करते देखे जा रहे हैं। इस मामले पर ऑटो ड्राइवरों से बात की हमारे नुमाइंदे नीलकमल ने। मोटर वाहन कानून अधिनियम के तहत पटना में सघन चेकिंग अभियान 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा। हालांकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर को पकड़े जा रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है जिस पर हाईकोर्ट ने पहले से ही केसीआर काबीना में तौसीरे सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं राजभवन। श्री गंगुला कमलाकर गारू, అని నేను గంగుల కమలాకర్ అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అని నేను గంగుల కమలాకర్ నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
శ్రీమతి సత్యవతి రాఠౌర్ గారు, అనే నేను సత్యవతి రాథోడ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను సత్యవతి రాథోడ్ అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. శ్రీ పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు, అనే నేను పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो तेलंगाना सरकार में यानी केसीआर सरकार की काबीना में तोसी हुई है और कुछ चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। हालिया कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुई सविता इंदिरा रेड्डी को भी जो है इसमें काबीना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। हुसैन नाम है एक तहरीक का, एक इनकलाब का, एक ऐसी तहरीक जो जुल्म के खिलाफ थी, एक ऐसा इनकलाब जिसका मकसद अमन व अमान का क़याम था। यही वजह है कि दर हुसैन से रोशनी हासिल करने के लिए सभी मजहबों, कौमों और हर नजरिए के लोग पहुंच रहे हैं। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदा। हुसैन और नासिरान हुसैन की जंग पानी के लिए नहीं थी, ताज तख्त और दौलत और सल्तनत के लिए हरगिज नहीं थी।
का हुआ है आया। करबला की ये जंग उस तारीकी के खिलाफ थी जो कि दुनिया में अंधेरा कर देना चाहती थी। हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जवान। मैं विश्व शांति के रास्ते पे चलता हूँ, शांति की बात करता हूँ। शांति की बात करने के लिए किसी किरदार की ज़रूरत है। बिना किसी किरदार को साथ लिए, बिना उसके रिफ्लेक्शन के आप शांति पे ना जा सकते हैं, ना शांति की बात सोच सकते हैं। तो इमाम हुसैन से बड़ा इंसानियत का किरदार और शांति का पैगाम देने वाला कोई है नहीं। दूसरा, जब भी आप शांति की बात करते हैं तो उसका रास्ता जो है उस पर खून जरूर बहाना पड़ता है। वो चाहे अपना भाई है, चाहे किसी दूसरे का भाई है। तो मैं अपना खून बहा करके शांति की बात करता हूँ, तो मैं कोई बुरी बात नहीं करता। हुसैन तारीख का वो रोशन किरदार हैं जिनकी तालीम और मिशन से आज भी हर इनकलाब, हर तहरीक, हर मिशन को कामयाब बनाया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ मकसद को समझने की। कुर्बानी किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए। तो उनकी कुर्बानी से इस्लाम आज जिंदा है, इस्लाम पाइंदा है। मैं इमाम बाड़े में है, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उपराला है। उनकी तो मिसाल ये कहते हैं ना कि हर इस्लाम शुरू होता है करबला के बाद। तो हसन हुसैन का जो माध्यम एजुकेशन का था, नमाज़ पढ़ते हुए उन्हें हमें कुर्बानी दी, शहादत दी, तो हमें भी उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में भाईचारा रहे, देश में एकता रहे। आज हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हमसे डरता सिर्फ इसी वजह से है कि इमाम हुसैन की अकीदत पेश करने के लिए मेरे जैसे लोग अगर सड़क पे अगर उतर के आ सकते हैं, तो हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं